हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र का टॉपिक नंबर 3। दोस्तों, आपके सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हिंदी पेडागोजी का सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस कम से कम पर ईयर दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टॉपिक 3 में हम चर्चा करेंगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी, ये जो टॉपिक होगा आपका टॉपिक नंबर 3 फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस जो होता है एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस राइज किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे ईवीएस के सेक्शन में जाकर के देखा होगा कि ईवीएस जो हम आपको पढ़ाए हैं बहुत ही कम समय में 15 मार्क्स कंप्लीट कराए हैं। यानी कंटेंट का जो भी क्वेश्चंस होता है आप लोगों को पता नहीं था कि क्वेश्चंस कहाँ से अराइज होते हैं। तो इसके लिए बता दें कि क्लास 3, 4, 5 का एनसीईआरटी जो बुक है जिसका नाम है आसपास। दोस्तों, एनसीईआरटी बुक आसपास अगर पढ़ लेते हैं तो आपका जो है हिंदी का 15 मार्क्स का जो है कंटेंट वाला क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनसीएफ पढ़ते हैं इस बुक से तो आपका जो है 15 मार्क्स का पेडागोगी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं हम हिंदी शिक्षण शास्त्र का। तो ध्यान से देखिएगा कि ये टॉपिक जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में कुछ आपको जानकारी दे दें, उसके बाद इस टॉपिक के जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु, केवल उसी पे चर्चा करेंगे। और आपको ये बात देखने से आपको स्वतः मोटिवेशन मिलेगा कि ये टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स एकेडमी ग्रुप में। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट होने वाली नहीं है। तो चलिए ध्यान से एक बार सुनेंगे। देखिए, तो इस अध्याय से यानी इस टॉपिक से 2011 में एक प्रश्न, 12 में 2 प्रश्न, 13 में 1 प्रश्न, 14 में 2 प्रश्न, 15 में 4 प्रश्न और 16 में 3 प्रश्न। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ ये बात बता दिए, टॉपिक तो है बहुत बड़ा, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किए जाते हैं ये बात देखिए कि सीटेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मुख्यतः भाषाई विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो दोस्तों, हम जो भी पढ़ाएंगे वो भाषा विकास में यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका होती है, साथ ही भाषा विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति यानी भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कैसी सिचुएशन नेसेसरी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा, अगर लिखना चाहते तो लिख करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। और आप सेल्फ नोट बनाएंगे यानी खुद से नोट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो चलिए टॉपिक दिखाते हैं। देखिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग इन इट्स डेवलपमेंट। और हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाषा के कार्य एवं इसके अधिगम में सुनने एवं बोलने की भूमिका। दोस्तों, आप लोग कर रहे हैं एक शिक्षक की तैयारी, तो आप लोगों को पता होगा कि भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का अर्थ बता चुके हैं, भाषा का परिभाषा बता चुके हैं, भाषा से संबंधित लगभग बातें आप लोगों को बता चुके हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो भाषा भाव प्रकट करती है। क्या करती है? भाषा जो है भाव प्रकट करती है। नोट कर लीजिएगा, भाषा भाव प्रकट करती है। और भाषा जो है संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक भाषा के कार्य एवं महत्व। तो भाषा के बारे में तो समझ गए, अब भाषा का कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको जानना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड डिजायर। देखिए, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके सहायता से मनुष्य जो है, मनुष्य ही नहीं जितने भी सजीव हैं वो सभी अपनी साउंड से, अपनी भाषा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हम क्या किस चीज़ का यूज करते हैं? भाषा का यूज करते हैं। तो यही पे दिया गया है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, उसके बाद होता है इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही जिससे दूसरे व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर उससे संबंधित समाधान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या को जब तक आप मेरे समक्ष नहीं रखिएगा
तब तक जो है आपको उस समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। साथ ही आपका समस्या जब हम समझेंगे तो समस्या समझते ही आपके समस्या का उचित निदान करेंगे यानी उपचार करेंगे, तो वहाँ पे भी हम भाषा का ही यूज करेंगे। अब भाषा को जो यूज करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे भाषा लिखित हो सकता है, लिख करके दे सकते हैं, मौखिक यानी ओरली कह सकते हैं, संकेत के माध्यम से समझा सकते हैं। तो भाषा का ये सब जो है माध्यम है। तो ध्यान से आप लोग समझ गए होंगे किस किस प्रकार से व्यक्ति अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सामाजिक संबंध के लिए, फॉर सोशल रिलेशनशिप। देखिए सबसे पहला बात, एक बात ध्यान से सुनेंगे तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य हमेशा रहता कहाँ पे है, तो समाज में रहता है। यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वे समाज में रहते हैं। जो व्यक्ति समाज में रहते हैं उसका यानी उनका उस समाज के साथ क्या होता है, समाजीकरण हो चुका होता है। और समाजीकरण में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण कहने का मतलब कि आपका जो भाव विचार है और हमारा भाव विचार है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो जाए, यानी आपका भाव मनोभाव हम समझ सके, आप और हमारे मनोभावनाओं को आप समझ सके। साथ ही सामाजिकरण जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, ये भी आप लोग जानते हैं। अब है सामाजिक संबंध के लिए, तो टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसे आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से फ्रेंडशिप करना है, दोस्ती करना है, संबंध बनाना है, तो उसके लिए होगा क्या कि आपको भाषा ही एक माध्यम है जो कि आपको उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। जैसे देखिए हम आपको नहीं पहचानते हैं और आप भी हमें नहीं पहचानते हैं, अगर अचानक कहीं हम आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपका रहन सहन, स्वभाव, आपका अभिव्यक्ति से ही हम आपसे दोस्ती या घृणा कर सकते हैं, यानी आपसे हम संबंध बना सकते हैं, या तो मित्रता का और नहीं तो दुश्मनी हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे भी भाषा देख सकते हैं, लिख दिए हैं कि भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति समाज के साथ अपनी तालमेल विकसित कर सकता है। यानी समाज की जो आवश्यकता है, समाज में जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है उस प्रकार का रहन सहन अगर आपका है तो आप समाज के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और आप सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करना। यानी देखते हैं कि कहीं कहीं पे अगर आप जाते हैं तो आपके लैंग्वेज के यूज के, आप जो भाषा किस तरीके का भाषा यूज करते हैं उसी को देख करके आपके शिक्षक, आपके समाज के लोग या आपके अभिभावक कह देते हैं कि आपका जो है आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी आपका अभिव्यक्ति का माध्यम जो है आपका भूमिका निर्धारण करता है। ये पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे देखिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर को बोला जाता है, तो उनका जो भाषा है, स्वर जो है, उनका भूमिका यानी उनका जो रोल है वो एक दूसरे के साथ व्यक्त कर रहा है, यही है भाषा का माध्यम। उसके बाद देखिए अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतर क्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। देखिए सामाजिक विकास वही बालक का बेहतर होता है जो समाज के कांटेक्ट में होता है, और समाज के कांटेक्ट में वही बालक होता है जिसका समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उस समाज की भाषा पे पकड़ होना बेहतर जरूरी है। आप लोग समझ गए होंगे, ये टाइप करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्लिप पे। अब हमारा नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में, यानी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है वहाँ पे भी भाषा जो है आपको एक सोर्स के रूप में हेल्प करता है, एक साधन के रूप में मदद करता है। विदाउट लैंग्वेज जो है आप किसी भी प्रकार का ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं, किसी भी ज्ञान को सीख नहीं सकते हैं। देखिए भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंप सकता है। जैसे हमारे समाज में हमारे सामाजिक सांस्कृतिक हमारा किस प्रकार का कल्चर है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लिख करके उनके लिए छोड़ सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। यहाँ पे हम अपनी पीढ़ी को जो भाषा सौंपते हैं, जो हम लिख करके छोड़ देते हैं, हम अपना संस्कृति बना करके चल जाते हैं, जब तक वो उसको फॉलो नहीं करेगा तब तक वो उसको सीखेगा नहीं। इसलिए भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं। आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन विश्व को पहचानने संबंधी ज्ञान की क्षमता प्राप्त करते हैं। यानी हम जो है भाषा का यूज से ही, यानी भाषा के प्रयोग से ही हम अपने प्राचीन समय यानी पुराने समय और नए समय यानी
पहले का जो समय था उसको पहचानते हैं, और नए समय में जो ज्ञान है, जो न्यू नॉलेज है हमारा आधुनिक, अभी हमारा आधुनिक समय में जो आधुनिक विश्व की जो ज्ञान की क्षमता है, ये भी हम लोग भाषा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। देखिए इतना शानदार आपको समझा नहीं सकता है कोई, क्योंकि सबको पैसे से जरूरत है। आप सीख क्या रहे हैं, नहीं सीख रहे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब है फोर्थ, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, पर्सनालिटी। देखिए तो भाषा जो है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। अगर आप अच्छा भाषा यूज करते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति के, आप अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के श्रेणी में गिने चुने जाएंगे। अगर आपके भाषा में मिठास है, जैसे देखिए कोयल को समझते हैं, कोयल किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका साउंड जो है, उसका आवाज जो है मीठा है, ठीक ना, इसीलिए तो उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी जो है कि वो मीठा बोलती है, ठीक, कोयल। उसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भाषा इसलिए होती है कि आप जो है जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, आप उसी कल्चर का भाषा सीखेंगे और उसी कल्चर जैसा बिहेव करेंगे दूसरों के सामने, यानी आपका पर्सनालिटी जो है आपके सोसाइटी के अनुसार होगा, जो कि आपके भाषा से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक, इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल अचीवमेंट। आप जो शैक्षिक उपलब्धि हासिल करते हैं, इसमें भी भाषा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इंग्लैंड के स्टूडेंट अगर एजुकेशनल अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो उनका जो है स्ट्रॉन्ग जोन यानी मजबूत पक्ष क्या होगा, इंग्लिश। हम लोग बिहार से है, यूपी बिहार से है, क्या करते हैं, हम लोग का ज़्यादा जो है हिंदी पे पकड़ है, तो हम लोग किसी भी चीज़ को हिंदी माध्यम से करना पसंद करते हैं। तो हमारा जो परफॉर्मेंस जो होता है, हमारा जो उपलब्धि हासिल जो हम लोग करते हैं, जो अचीवमेंट करते हैं, वो हमारा भाषा से ही रिलेटेड होता है। जिस प्रकार की भाषा में हम लोग सहज महसूस करते हैं, उसी प्रकार की भाषा का हम लोग सिलेबस पढ़ना पसंद करते हैं। सिक्स है दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। जैसे आप अपने समाज में किसी दूसरे के विचार से प्रभावित है, तो विचार जो है वो भी भाषा के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। तो दूसरों के विचार को प्रभावित करने के लिए आप उसके विचार से प्रभावित हो गए, आपके विचार से भी कोई ना कोई प्रभावित होता होगा। यहाँ पे बात ये है, इसलिए बोला गया है, जैसे संप्रेषण, भाषा जो है संप्रेषण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संप्रेषण का मतलब है कि आपके विचार से हम प्रभावित हो रहे हैं और हमारे विचार से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो यहाँ पे भाषा काम कर रही है। सेवेंथ नंबर है साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता को विकास कर रहे हैं, यानी हमारी जो लिटरेचर है, आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर जो है, इसके बारे में भाषा, जैसे पहले संस्कृत, उसके बाद हिंदी आई, हिंदी को पढ़ते पढ़ते हम लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है भाषा जो है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, साथ ही साहित्य का मतलब लिटरेचर जिसमें कविता कहानी शामिल होता है, कला आर्ट वाला में जो हम लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, जैसे सिंगर हुआ, ठीक, तो सिंगर जो भी गाना गाते हैं तो वो अपना अपना लैंग्वेज में गाना गाते हैं, जैसे हनी सिंह, उसके बाद सपना चौधरी हरियाणवी भी गाना गाती है, फिर है बहुत सारे सिंगर है जिसका नाम हम पर्सनली नहीं ले सकते हैं। तो वही सब जो है आप संस्कृति जो हमारा कल्चर है, जैसे छठ पर्व हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, इस सब में जो गीत गाई जाती है, जैसे बिहू, असम में जो गाना गाया जाता है, तो उसका भी अपना एक संस्कृति है, जो भाषा से ही वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अब भाषा जो हमारा विकास होता है उसमें सुनने की क्या भूमिका है, श्रवण स्किल का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले भाषा विकास में सुनने की भूमिका, अगर किसी भाषा को हम सुन रहे हैं तो हमारा श्रवण शक्ति का विकास हो रहा है, यानी लिसनिंग स्किल। अब श्रवण शक्ति का विकास हुआ, उसका कहने का मतलब कि अगर आप हमें किसी चीज के बारे में कह दिए तो सुन करके जो हमारे अंदर विकास हुआ। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले बालक में श्रवण कौशल का ही विकास होता है, क्योंकि बालक बोलने, लिखने, कहने से पहले सुनता है, ठीक ना, ये बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि बच्चों में भाषाई कौशल के विकास क्रम में सर्वप्रथम श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना एवं कौशल का अर्थ है निपुणता प्राप्त करना, यानी सुनने में निपुणता प्राप्त करना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रवण कौशल से अभिप्राय है विद्यार्थियों में दूसरों के विचारों को भली भांति सुनकर, यानी दूसरों के विचार को भली भांति सुनकर उनके कहे गए वाक्य के अनुसार अपना अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना, जो आपको नीचे दिया गया है, उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। जैसे अभी आप लोगों के सामने जो हम कह रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, तो सुन करके आप करते क्या है कि उसका अर्थ ग्रहण करते हैं।
श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार है, क्योंकि सुनना भाषा के विकास का पहला चरण है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सुनना जो है, श्रवण कौशल जो है, लैंग्वेज स्किल का फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि सबसे पहले बालक जो है सुनना सीखता है, तब बोलना सीखता है, तब पढ़ना सीखता है, तब लिखना सीखता है। शॉर्ट में हम लोग इसे बोलते हैं शुभोपली। शुभोपली। स से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करेंगे जल्द से जल्द आप लोग। और इसके अभाव में अन्य कौशल का समुचित विकास होना कठिन है। जो बालक अच्छे तरीके से नहीं सुन पाएंगे, न ही वो कुछ पढ़ पाएंगे, न ही वो लिख पाएंगे, न ही सुन पाएंगे। जैसे अगर आप हमारी बातों को नहीं सुन पाइएगा तो क्या इस कंसेप्ट को समझ पाइएगा? नहीं समझ पाइएगा। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हम सभी बच्चे का कमेंट देखते हैं लास्ट में। पहले जब भी मौका मिले कमेंट करते रहिए, लाइव चैट में चैट करते रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। और नए वाले स्टूडेंट तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जो लाइक नहीं किए वो जरूर लाइक करेंगे। अब है शुद्ध उच्चारण करने में। अब जो चीज जैसे हम बताते हैं, ये आपको लिखा हुआ मिला तो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं स्कूल, कोई बोलते हैं स्कूल, लेकिन बच्चों ये स्कूल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। उसके बाद एक होता है, एक और वर्ड लिखते हैं, कोई बोलता है अभिप्राय, लेकिन अभिप्राय नहीं होता है, अभिप्राय होता है, ठीक ना। तो शुद्ध उच्चारण करने में, जैसे हम किसी के द्वारा कथित बातों को सुनते हैं तो सुनने के बाद उसका उच्चारण करते हैं, तो श्रवण कौशल के विकास होने से हमारा उच्चारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जैसे आप लोग अभी असेंबली में गए किसी, उसके बाद कहीं पे सभा हो रही है, वहाँ पे किसी नेता मंत्री या कवि का भाषण सुने, तो उसमें से 2-3 वर्ड आप सीख के आए हैं जिसका सही उच्चारण आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, शब्द भंडार में वृद्धि। श्रवण कौशल के विकास होने से क्या होता है कि शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। जितना ज़्यादा आप कविता कहानी पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर शब्द की वृद्धि होगी। फोर्थ है महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में। आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो उसके बारे में जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उस तक जानकारी प्राप्त आपको नहीं होगी। फिफ्थ है दूसरों की अभिवृत्तियों को गठन करने में, यानी दूसरे के नॉलेज को आप अपने नॉलेज से जोड़ेंगे तो वो जो बोला उसके, जैसे पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन सभी बच्चे नहीं समझ पाते, तो कहने का मतलब कि दूसरों के नॉलेज को ग्रैप्स करना यानी गठन करना। ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से आपकी मम्मी आवाज़ लगाती है तो आप समझ गए कि ये मम्मी का आवाज़ है। कोई आपका भाई आवाज़ लगाता है तो समझ जाते हैं कि आपका भाई। ऐसा सिंपल सी बात है, फ़ोन पे ही आप देख सकते हैं कि कोई नए फ्रेंड के साथ कोई नई फ्रेंड आपका न्यू नंबर से फ़ोन करता है, पुराने फ्रेंड ही न्यू नंबर से फ़ोन करता है, उसकी आवाज़ सुनकर के ही बोलते हैं अच्छा तुम, हाँ रामू श्यामू, समझ जाता है ना। वही है ध्वनियों का विभेदीकरण करने में यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ साउंड। अब है हमारा भाषा विकास में बोलने की भूमिका। रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसमें बोलने की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानेंगे। रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट है वाचिक कौशल, स्पीकिंग स्किल, यानी वाचिक कौशल में सबसे मौखिक इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। वाचिक कौशल का मतलब होता है इसमें बच्चे अभिव्यक्ति ज़्यादा करते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं। सेकेंड है बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक, यानी आपने जो कविता कहानी सुना है उसको कितना आत्मसात किया इसके आप पता लगाने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं, लिखना चाहते हैं। यही है आपका बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में। कहने का मतलब अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो जैसे हम आपको पढ़ा दिया, आप सुन लिए ना, तो अब हम आपसे फीडबैक चाहते हैं तो आपसे सुनेंगे तो हमको सुनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो इससे मूल्यांकन हो जाएगा। थर्ड है बच्चों के संकोच को समाप्त करने में, यानी बच्चों के हेजिटेशन को दूर करने में मौखिक कौशल यानी बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक बच्चे बड़ों के समक्ष या शिक्षक के समक्ष बोलेंगे नहीं तब तक उनका संकोच समाप्त नहीं होगा, यानी तब तक उनका हेजिटेशन दूर नहीं होगा। अब भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो थॉट है, इसको दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तब तक आप
जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सहायक। देखते होंगे कि बहुत सारे स्पीकर, कवि जो है बहुत तेज धारा प्रवाह के साथ शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो ये सब जो है भाषा विकास में बोलने की भूमिका से ही संबंधित है। सिक्स्थ है विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में सहायक। यानी विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप करवाई जाती है उसमें बोलना कौशल का विकास हो चुका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे को किसी भी, जैसे हम आपको बताते हैं कि लेखन कार्य करवाने से पहले बच्चों से मौखिक अभिव्यक्ति लेना बहुत जरूरी है। आप लोग ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग के दौरान क्या किया है कि जब आप लर्निंग प्लान के साथ टीचिंग करने के लिए वर्ग कक्ष में गए हैं, सबसे पहला काम क्या किए हैं? सबसे पहला काम आप यही किए होंगे कि वर्ग कक्ष में जाते जाते बच्चों के साथ क्या किए? वर्ग कक्ष में जाते जाते बच्चों के साथ किए होंगे कि उनके पूर्व ज्ञान का जानकारी प्राप्त किए होंगे, यानी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त तभी होगा जब बच्चे से अभिव्यक्ति लीजिएगा, यानी बच्चों से उनके टॉपिक से संबंधित बातों को पूछिएगा, यानी विद्यालय आधारित कार्यक्रम। साथ ही जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी ओकेजनल, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं विद्यालयों में, उसके बारे में। तो दोस्तों आज ये आपका जो है टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया मात्र 20 मिनट में। इससे पहले यही टॉपिक को हम लोगों ने 40 मिनट में कवर किया था। जिनको फुल्ली इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा? अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करेंगे। देखिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें बहुत ज़्यादा रिइंफोर्समेंट देता है, जब बहुत ज़्यादा पुनर्बलन देता है। तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, जितना ज़्यादा हो शेयर करिए। अगर आप 4th टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो, क्योंकि 4th टॉपिक है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, और क्वेश्चन देते हैं कि व्याकरण सीखने में, व्याकरण शिक्षण के दौरान कौन सी विधि का यूज किया जाता है, आगमन विधि या निगमन विधि। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो ये हम लोग कल टॉपिक 4 पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। यही था आपका टॉपिक नंबर 3। कल पढ़ेंगे टॉपिक 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका।